हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम आपकी तीसरी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम जो हमारी बुक है जिसके हम कर रहे थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इनके डिटेल एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम पहले कर चुके हैं। तो अगर हम बात करें इसकी तो हमारी इस बुक में क्लास 11th और 12th दोनों के ही चैप्टर हैं। कुछ 12th के हैं, कुछ 11th के हैं और जो 12th के हैं उनमें भी कुछ आपके कोर और इलेक्टिव दोनों के हैं और कुछ कोर के हैं, कुछ इलेक्टिव के हैं। तो जैसा कि अभी हम कोर का सिलेबस करा रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग आज हम अपनी इस बुक का अंतिम अध्याय कर रहे हैं, क्योंकि इस अध्याय के करते ही हमारे सारे जितना भी हमारा कोर में सिलेबस था वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चों के पास ये क्वेश्चन होगा कि मैम इसके आगे आप क्या कर पाएंगे। इसके आगे हम अपनी शुरू करेंगे अब एग्जाम प्रैक्टिस, जिसमें हम करेंगे सबसे पहले अपने एग्जाम के पैटर्न की जानकारी कि किस तरीके से हमारा जो एग्जाम का पैटर्न है वो आने वाला है। तो इसे हम दो तरीके से देखेंगे। पहले तो उन्होंने जो सीबीएसई ने जो हमारे पास मार्किंग स्कीम इशू की थी मैं वो दिखाऊंगी और फिर उसके बाद सीबीएसई द्वारा इशू किया गया सैम्पल पेपर ये भी बताऊंगी। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। फिर आगे अभी हमारे पास पीवाईक्यूज हैं और इसके अलावा हमारे पास क्या कहते हैं सैम्पल पेपर्स हैं। तो एग्जाम्स तक हम इन्हीं को करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम क्या करने के लिए जा रहे हैं। आज हमारा जो वो इस बुक का 13वां अध्याय है, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। ये अध्याय क्लास 12th में कोर और इलेक्टिव दोनों में ही आ रहा है। इस जो चैप्टर्स हैं इससे क्वेश्चंस बहुत ही लिमिटेड आते हैं, बहुत ही रेयर, जल्दी नहीं आते। इस चैप्टर से आने वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं उनमें मैंने बताया ना कि क्वेश्चंस नहीं आते, आपके पास जो रचनात्मक लेखन आता है वो इसी विषय के अंतर्गत आता है, जिसके अंदर आपको नए अप्रत्याशित कोई विषय दिया जाता है। 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उनमें से आपको कोई एक करना होता है। तो चलिए आज हम देख लेते हैं कुछ इस अध्याय पे क्वेश्चन। मान लीजिए बाय चांस सीबीएसई ने पूछ लिया तो किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, हमें ये भी पता करना चाहिए ना। तो चलिए आज हम देखते हैं कि इस अध्याय पे किस तरीके के प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न है, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन से तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है। किसी नए और अप्रत्याशित विषय पर कम समय में अपने विचारों को संकलित कर उन्हें सुंदर ढंग से अभिव्यक्त करना ही अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कहलाता है। जैसे कि हमारे यहाँ हम पहले से निबंध लिखते आ रहे हैं, अनुच्छेद लिखते आ रहे हैं, तो हमें पता है कि इन विषयों पर मोस्टली निबंध या अनुच्छेद आते हैं। लेकिन क्लास 12th में जो ये हमारा नए और अप्रत्याशित विषय लिए गए हैं ये ऐसे विषय होते हैं जिनमें आज से पहले कभी कोई लेख होता ही नहीं। वो लेख आपके सामने टॉपिक रख दिया जाता है, अब आपको बहुत ही कम समय है, जाहिर सी बात है एग्जाम में हमारे पास बहुत कम समय रहता है, तो उस दौरान अपने सभी थॉट्स को हमें एकत्र करना है और उन्हें सही ढंग से लिखना होता है। तो एकदम अटेंडम हमें फैसला लेना है कि हमें कौन सा टॉपिक लिखना है और उस पर क्या क्या लिखना है और वो भी अच्छे शब्दों में लिखना। तो बहुत जरूरी है कि इनकी प्रैक्टिस आप पहले से कर लो, क्योंकि अगर आपके पास प्रैक्टिस की रहेगी ना तो आप बहुत आसानी से इन्हें आगे कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए अथवा अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब चूंकि आपके पास समय कम होता है लिखने के लिए, तो लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। नए अथवा अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, जिस विषय पर लिखना है लेखक को उसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। देखिए आपके पास 3 ऑप्शंस रहते हैं, तो उसमें जिस विषय में भी आप सबसे ज्यादा जानते हैं ना उसी विषय को आप चुनिएगा, हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। विषय पर लिखने से पहले लेखक को अपने मस्तिष्क में उसकी एक उचित रूपरेखा बना लेनी चाहिए कि अगर हम इस विषय में लिखेंगे तो इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, इसके मध्य तक कैसे पहुंचेंगे और इसका समापन कैसे करेंगे। तो एक रफली जो एक फिगर बनाना है वो आप बना लेंगे। इसको विषय से जुड़े तथ्यों से उचित तालमेल होना चाहिए, यानी कि जो आप भी फैक्ट्स पेश कर रहे हैं वो सही होने चाहिए और उनका आपस में तालमेल होना चाहिए। विचार विषय से सुसंबद्ध तथा संगत होना चाहिए। अब आप जो भी उसमें लिखने जा रहे हैं वो विषय से कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि विषय कुछ है और आप अंदर लिखना कुछ और दे, है ना, ये मत करिएगा।
अप्रत्याशित विषयों के लेखन में मैं शैली का प्रयोग करना चाहिए। इसमें हमेशा अपने आप से हमें चीजों को कनेक्ट करके लिखना होता है, इसीलिए हम यहाँ पर मैं इंक्लूड करते हैं। जैसे देखिए निबंध है या अनुच्छेद है, इसमें मैं का प्रयोग बहुत रेयरली होता है, लेकिन अप्रत्याशित विषयों में हमारी जो शैली होती है वो आत्मपरक शैली होती है, हम इसमें अपने आप को शामिल जरूर करते हैं। अप्रत्याशित विषयों पर लिखते समय लेखक को विषय से हटकर अपनी विद्वता को प्रकट नहीं करना। आपको बहुत जानकारी है, हम जानते हैं, लेकिन जो विषय दिया गया है हमें उसी विषय के साथ टिके रहना है। प्रश्न संख्या 3 है, रटंत से क्या अभिप्राय। रटंत किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा तैयार गई पठनीय सामग्री को ज्यों का त्यों याद करना और उसे दूसरे के सामने प्रकट करना रटंत कहलाता है। यानी कि किसी ने अपने विचार प्रकट करके एक बात लिख दी, हम उसे रट लेंगे और फिर हम दूसरे के सामने प्रकट कर देंगे। अब ये कंडीशन कब आती है? कंडीशन तब आती है जब हम लोग निबंध लिखा करते थे, याद है ना, पहले निबंध आते थे। तो निबंध में क्या होता था, कुछ टॉपिक्स देख लिए, उन्हें रट लिया और रटने के बाद उन्हें लिख दिया। जैसे कि अभी भी छोटी क्लासेस में होता है कि भाई 2 या 3 ऐसे करा दिए, बच्चे उन्हीं को रट लेते थे और एज इट इज लिख लेते थे। ये होती है रटंत प्रक्रिया। इसमें समझने की गुंजाइश नहीं होती, जो चीजें लिखी हैं उसी को हम रट के एज इट इज लिख देते हैं। रटंत अथवा कुटेव की बुरी लत क्यों कहा गया? क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी के दूसरे के विचारों को रट कर लिखते हैं तो हमारे विचार जो एक खुलकर सामने आने की जो प्रक्रिया होती है वो बंद हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर तो अब पढ़कर रट कर लिखने की आदत हो जाती है। रटंत को बुरी लत इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस विद्यार्थी अथवा व्यक्ति को यह लत लग जाती है उसके भावों की मौलिकता खत्म हो जाती है, यानी कि अब हम अपने भावों से सोचते नहीं चाहते। इसके साथ साथ उनकी चिंतन शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाती है, यानी कि हमारे सोचने की क्षमता भी धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि हमारी आदत तो अब रटने की पड़ चुकी है और वह किसी विषय को अपने तरीके से सोचने की क्षमता खो देता है। वह सदैव दूसरों के लिखे पर आश्रित रहता है, तो वो अब खुद तो नहीं लिख पाता, तो क्या रहता है, दूसरों ने जो लिखा है उसी को वो लिखने के लिए मजबूर रहता है, क्योंकि उसकी अपनी खुद की क्षमता खत्म हो चुकी है। प्रश्न संख्या 5 है, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में क्या क्या बाधाएं आती हैं। अब क्या क्या मुश्किलें आती हैं? भाई हमने लिखना तो सीख लिया कि भाई कैसे कैसे इसके अंदर हमें देना है, लेकिन लिखते समय मुश्किलें भी आएंगी। अगर हमें मुश्किलें पहले से पता हो तो हम उनके बारे में पहले से निवारण कर सकते हैं। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में अनेक बाधाएं आती हैं, जो इस प्रकार है। सामान्य रूप से लेखक आत्मनिर्भर होकर अपने विचारों को लिखित रूप में देने का अभ्यास नहीं करता। मोस्टली क्या होता है कि हम इस चीज को, जैसे हमने आपसे बोला ना कि आप प्रैक्टिस करो, ऐसे बहुत सारे विषय ले लो और इन विषयों पर प्रैक्टिस करो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके अंदर वो शैली डेवलप नहीं हो पाए। तो ये एक सबसे बड़ी बाधा है कि हम अभ्यास नहीं करते। नेक्स्ट है, लेखक में मौलिक प्रयास तथा अभ्यास करने की प्रवृत्ति का अभाव होता है। कहने का मतलब क्या है, हम अपने थॉट्स को प्रकट करने और इनको लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ये बहुत जरूरी होता है। हमारे दिमाग में आते बहुत से थॉट्स है, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं उसकी। लेखक के पास विषय से संबंधित सामग्री और तथ्यों का अभाव होता है। भाई जब हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम अभ्यास कर ही नहीं रहे हैं, तो मान के चलो कि हमारे पास उससे संबंधित जो मटेरियल है वो रहेगा ही। अप्रत्याशित विषयों पर दो लेखन करते समय शब्दकोश की कमी हो जाती है। अब ये भी एक चीज है, भाई हम जब लिखते नहीं, अभ्यास नहीं करते, तो हम नए नए शब्दों को भी नहीं जान पाते, जिससे लिखते समय अक्सर हमारे पास शब्दों की कमी बनी रहती है। लेखक की चिंतन शक्ति मंद पड़ जाती है। हमारी चिंतन शक्ति क्या, धीरे, जब हम सोच ही नहीं रहे हैं, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, तो हमारी सोचने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। लेखक के बौद्धिक विकास के अभाव में विचारों की कमी हो जाती है। अब जब हम अपना इन सारी चीजों को पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो हमारे विचार भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो ये कुछ बाधाएं हैं जिन्हें हमें निराकरण इनका करना चाहिए, और तब कहीं जाके जो है हम अच्छे से इन विषयों पर लेखन कर पाएंगे। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन को किस प्रकार सरल बनाया जा सकता है। अब अभी तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर इसको सरल बनाया जाए तो किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस करना। जितना आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप
कि आपके लिए ये विषय सरल होते जाएंगे। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन को सरल बनाने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी विषय से लिखने से पूर्व अपने मन में उस विषय से संबंधित उठने वाले विचारों को कुछ देर रुक कर एक रूपरेखा प्रदान करें। उसके पश्चात ही शानदार ढंग से अपने विषय की शुरुआत करें। अब मान लीजिए आपके पास जो ऑप्शंस थे, आपने उसमें से वो टॉपिक चुन लिया। अब टॉपिक चुनने के बाद तुरंत लिखना मत शुरू करिए। पहले आप ये देखिए कि आपके पास जो जो थॉट्स हैं उन्हें एक रूपरेखा दीजिए कि भाई इसके बाद हम ये लिखेंगे, इसके बाद हम ये लिखेंगे और इसमें हमें ये लिखना। एक रूपरेखा बना लीजिए और फिर लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप एक तरफ से अपने दिमाग को शांत कर लेंगे तो लिखते समय आपके दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे शब्द भी आएंगे, ताकि आप उन्हें सही ढंग से पिरो सकें। विषय को आरंभ करने के साथ ही उस विषय को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए यह भी मस्तिष्क में पहले से होना चाहिए। आपने विषय चुन लिया, अब उसमें आप कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे ये भी आपको डिसाइड करना। जिस विषय पर लिखा जा रहा है उस विषय से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है। सुसंबद्धता किसी भी लेखन की बुनियादी तत्व है। अब आप जिस विषय पर लिख रहे हैं उस विषय पर आधारित आपके पास कुछ तथ्य होंगे। उन तथ्यों की जानकारी जब आपको अच्छे से है तो उन्हें सही जगह लिखिए, क्योंकि इनमें खुद है ना एक फ्लो, एक कनेक्टिविटी जो है बहुत जरूरी होती है। तो ये तथ्य आपको अगर आप सही तरीके से जानते हैं तो आपके लेखन में वो फ्लो बना कर रखेगा। सुसंबद्धता के साथ साथ विषय से जुड़ी बातों का सुसंगत होना भी जरूरी होता है। अतः किसी भी विषय पर लिखते हुए दो बातों का आपस में जुड़े होने के साथ साथ उनमें तालमेल होना भी आवश्यक है। अब मान लीजिए आप विषय में लिख रहे हो तो आपने अगर दो बातें दी हैं तो वो दोनों बातें आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए। ये नहीं कि एक में तो आप हाँ कह रहे हो और दूसरे में आप ना कह रहे हो, तो ये चीज आप में नहीं होनी चाहिए। विरोधाभास नहीं होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आपस में मेल खाते हुए आपके विचार होने चाहिए। नए तथा अप्रत्याशित विषयों के लेखन में आत्मपरक मैं शैली का प्रयोग किया जा सकता है। यद्यपि संबंधों और अन्य आलेखों में मैं शैली का प्रयोग लगभग वर्जित होता है, किंतु नए विषय पर लेखन में मैं शैली के प्रयोग से लेखक के विचारों और उसके व्यक्तित्व की झलक प्राप्त होती है। तो ये अप्रत्याशित विषयों में जैसे कि हमने बताया कि आत्मपरक शैली यानी कि मैं का प्रयोग करते हुए हम लिखते हैं, लेकिन आप इसके पहले जितने भी हम लेख वगैरह लिखते आए उनमें मैं शैली का इस्तेमाल करना जो है वो गलत माना जाता है, हम नहीं करते। लेकिन मैं शैली का जब हम प्रयोग करते हैं तो हम अपने विचारों को सही ढंग से प्रकट कर पाते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, अभिव्यक्ति के अधिकार में निबंधों के नए विषय किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं। अभिव्यक्ति यानी कि बयां करने का जो अधिकार है, हमें कुछ भी अपने मन के विचार बयां करने का जो अधिकार है, उसमें इन निबंधों के जो नए विषय आए हैं वो किस तरीके से सहायक है। यानी कि हमारे पास, हमको तो ये आजादी मिली हुई है कि हमारे मन में जो विचार है वो हम सबके सामने व्यक्त करें, लेकिन निबंध जो पहले आया करते थे उसमें इस अभिव्यक्ति के अधिकार में कहीं ना कहीं रुकावट आती थी, क्योंकि हम अपने वहां पर विचार प्रकट नहीं कर पाते थे, हम दूसरों के विचारों को ही लिखते थे। लेकिन नए और अप्रत्याशित विषय में कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति के आधार में अधिकार में बहुत ही सहायक है, क्योंकि इससे हम अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त कर पाने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाते हैं। अभिव्यक्ति का अधिकार मनुष्य का एक मौलिक अधिकार है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से कर सकता है। निबंध विचारों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। ठीक है, निबंधों के माध्यम से हम विचारों को व्यक्त करते हैं, तो ये जो है बहुत ही सशक्त यानी कि मजबूत माध्यम है। इसमें निबंधकार अपने विचारों को सहज रूप में अभिव्यक्त करता है। ठीक है, अब हमारे मन में जो भी विचार आए हैं हम उन्हें सही तरीके से लिख सकते हैं। विचार अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया निबंधों के पुराने विषयों के साथ पूर्णतः घटित नहीं होती है। अब निबंध के जो पुराने विषय हैं अगर वही आएंगे तो हम वहां पे तो पुराना पढ़ा पढ़ाया ही लिखेंगे, अपने विचार तो व्यक्त ही नहीं करेंगे ना, तो वो पुराने विषय हमको कभी भी सहायक सिद्ध नहीं होते, क्योंकि वहां पे हम हमेशा दूसरे के विचारों को प्रेफरेंस देते हैं लिखने के लिए। क्योंकि पुराने विषयों पर पहले से ही तैयार शुद्ध सामग्री अधिक मात्रा में उपलब्ध रहती है। जब वो पुराने पहले से मात्रा में सामग्री उपलब्ध है तो क्यों हम अपने विचार लिखते ही नहीं, हम उन्हीं को लिखते हैं जो पहले से मौजूद है ना। इससे हमारी अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित नहीं होती।
इसीलिए हमें निबंधों के नए विषयों पर अपने विचार अभिव्यक्त करने चाहिए। नए विषयों पर विचार अभिव्यक्त करने से लेखक का मानसिक और आत्मिक विकास होता है। इससे लेखक की चिंतन शक्ति का विकास होता है। इससे लेखक की बौद्धिक विकास तथा अनेक विषयों की जानकारी होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति के अधिकार में निबंधों के विषय बहुत सहायक सिद्ध होते हैं, यानी कि हमें अपनी मर्जी का जो बयां करना है उसमें ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, क्या दिया गया है? लेखन का क्या आश्रय और अभिव्यक्ति की क्षमता को कैसे विकसित किया जा सकता है? अब ये नए और अप्रत्याशित विषयों में ये चीज तो है कि लेखन का हमें बहुत खुलकर लिखने की आजादी मिलती है, जिससे हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाते। ये चीजें तो अच्छे से हमें समझ में आ गया। लेखन का आश्रय यहाँ यांत्रिक हस्त कौशल से नहीं है, उसका आश्रय भाषा के सहारे किसी चीज का पर विचार करने और उस विचार का व्याकरण शुद्धता के साथ सुसंगठित रूप में अभिव्यक्त करने से। ये नहीं है कि हम कितनी अच्छी लिखाई लिखते हैं, यानी कि हमारी हैंडराइटिंग कैसी है, इससे यहाँ पर कोई तात्पर्य नहीं। इसका तात्पर्य ये है कि हम अपने विचारों को एकदम शुद्ध तरीके से, बिना किसी व्याकरण अशुद्धता, यानी कि जहां पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं हो, वो उनके साथ जो हम बयां करते हैं वो उससे है। तो लेखन का मतलब आप समझ गए, यहाँ हमारी हैंडराइटिंग से नहीं है कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है कि या बुरी है, उससे नहीं। आप अपने विचारों को बिना किसी ग्रामेटिकल मिस्टेक के जब पिरो कर सही तरीके से लिखते हो, उससे तात्पर्य। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही है, माध्यम ही नहीं, स्वयं विचार करने का साधन भी है। यानी कि हम अपनी विचार दूसरों तक पहुंचाने का तो ये माध्यम है ही, साथ ही खुद सोचने का माध्यम भी। अगर हमारे पास कोई विषय आ रहा है और हम उसके बारे में सोच रहे हैं, तो हमारी जो भाषा है, यानी कि हिंदी हो या इंग्लिश हो, हम उसी भाषा में तो सोचते हैं, है ना। विचार करने और उसे व्यक्त करने की यह प्रक्रिया निबंध के चिरपरिचित विषयों के साथ आमतौर पर घटित नहीं हो पाती। अब क्या है कि जो हमारे पास निबंध जैसे पहले आते थे कि भारत की जनसंख्या पर, इस पर आप निबंध लिखिए, तो इस पर हमारे अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता हमें नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि इस पर ऑलरेडी जो तैयार इतनी सारी सामग्री रहती है, हम उसी को पढ़ते हैं और हम वही लिखते हैं, हम अपने विचार वहां पर प्रकट ही नहीं करते। इसका कारण यह है कि उन विषयों पर तैयार शुदा सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहती है और हम कुछ नया सोचने लिखने की जहमत उठाने की बजाय उसी सामग्री पर निर्भर हो जाते हैं। मौलिक प्रयास और अभ्यास को बाधित करने वाली यह निर्भरता हमारे अंदर लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित नहीं होने देती। अब जब हम दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो जाहिर सी बात है हमारे अंदर वो क्षमता डेवलप ही नहीं हो पाएगी। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम निबंध के परंपरागत विषयों को छोड़कर नए तरह के विषयों पर लिखने का अभ्यास करें। यही अभ्यास हमें अपने मौलिक अधिकारों में से एक अभिव्यक्ति के अधिकार का पूरा उपयोग कर पाने में सामर्थ्य देता है। यानी कि हमारा जो अधिकार है अपने मन की बात को बयां करने के लिए, उसके लिए नए और अप्रत्याशित विषय बिल्कुल सटीक हैं, जहां पर हम खुलकर अपने विचारों को व्यक्त कर पाते। अप्रत्याशित विषयों की मांगों को लेख का नाम क्यों दे दिया जाता है? अब यहाँ पर अप्रत्याशित विषयों की मांग बढ़ी है, तो इसे लेख का नाम क्यों दिया? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, रचनात्मक लेख या अप्रत्याशित, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, तो इसे लेख का नाम क्यों दिया गया? अप्रत्याशित विषयों की मांगों के जवाब में हम जो कुछ लिखेंगे वह कभी निबंध बन पड़ेगा, कभी संस्मरण, कभी रेखा चित्र की शक्ल लेगा, तो कभी यात्रा वृत्तांत की। इसीलिए हम उसे एक सामान्य नाम देंगे, लेख, ताकि ऐसा ना लगे कि किसी विधा विशेष के भीतर ही लेखन करने का दबाव बन रहा है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम इसे लेख का नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि लेख के अंदर गद्य साहित्य की सभी विधाएं आ जाती है। अब जब हम अपने मन के विचार व्यक्त करेंगे तो ये डिपेंड करेगा कि विषय क्या है। उस पे हम कभी आलोचना भी लिख सकते हैं, कभी संस्मरण भी लिख सकते हैं, कभी एकांकी भी लिख सकते हैं, कभी यात्रा वृत्तांत भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से गद्य की अनेक विधाओं का हम इनमें प्रयोग कर सकते हैं, इसकी आजादी रहती है। इसीलिए हम इसे पर्टिकुलर एक विधा का नाम न देकर हमने एक ऐसा नाम दिया जिसके अंदर सारी विधाएं सम्मिलित हो जाए। अप्रत्याशित विषयों की क्या क्या मांगे हैं, अब आपको बताना है इनकी मांगे क्या है। अप्रत्याशित विषय कुछ भी हो सकते हैं, अतः ये अलग अलग प्रकृति के हो सकते हैं और इसीलिए इनकी मांग भी अलग अलग किस्म की होती है। अब जैसे हमने बताया ना कि ये कुछ भी विषय हो सकते हैं,
संस्मरण हो सकते हैं, व्यक्ति चित्र हो सकते हैं, रेखा चित्र हो सकते हैं, यात्रा वृत्तांत हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो जब इनकी मांगे अलग अलग हैं तो इनकी लिखने की शैली भी अलग अलग ही रहेगी। कोई विषय तार्किक विचार प्रक्रिया में उतारना चाहता है, यानी कि जहां पर हमें तर्क देने पड़ते हैं कि भाई ये ऐसा है तो क्यों है, ये हमें बताना पड़ता है। कोई आपसे ये मांग करता है कि जो कुछ आपने देखा सुना या देख सुन रहे हैं उसे थोड़ी बारीकी से पुनः संकलित करते हुए एक व्यवस्था में ढाल सकें। यानी कि एक तरीके से जैसे आप कहीं यात्रा करने गए हो तो उस यात्रा वृत्तांत को आप सिस्टमैटिक ढंग से लिखो। ठीक है, कोई लेख का ये मांग रहती है। कोई अपनी स्मृतियों को खंगालने के लिए आपको प्रेरित करता है, कोई आपकी पुरानी यादें आपको याद कराना चाहता है, यानी कि जब आपकी स्टूडेंट लाइफ थी या आपके एग्जाम का पहला दिन था या आपके रिजल्ट का दिन था, कुछ भी ऐसा दिन हो, स्कूल का पहला दिन आपको लिखना हो तो आपको पुरानी यादें याद करने के लिए बोल दिया जाता है। कोई अनुभव का सैद्धांतिक नजरिए के जांचने परचने के लिए आपको उकसाता है, यानी कि आपने जो चीजें अनुभव करी है, कोई चीज हम लोग जैसे अनुभव करें, जैसे मान लीजिए हमारी पहली समुद्र यात्रा रही तो आपने उसको अनुभव किया, तो उसको आप जांचो परखो कि आपको कहाँ अच्छा लगा, कहाँ बुरा लगा, और तब उसे आप लिखो। तो इस तरीके से जब अप्रत्याशित के विषय ही इतने सारे अलग अलग हैं तो इनकी मांगे भी अलग अलग तरीके की ही रहती है। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लिखने की क्षमता अधिकांश लोगों में क्यों विकसित नहीं हो पाती? क्योंकि ऐसे लोग जो पहले से तैयार सामग्री को ही या पढ़कर लिखने के आदी होते हैं, उनके अंदर ये जो आदत होती है, जो क्षमता होती है, ये विकसित नहीं हो पाती। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लिखने की क्षमता इसलिए विकसित नहीं हो पाती क्योंकि अधिकांश लोग आत्मनिर्भर होकर लिखित रूप से अभिव्यक्ति का अभ्यास नहीं करते, यानी कि अपने ऊपर डिपेंडेंट रहकर वो लिखने का अभ्यास नहीं करते, क्योंकि अक्सर वो दूसरों के लिखे हुए पर डिपेंड रहते हैं। उन्हें यह कार्य करना चुनौतीपूर्ण लगता है तथा उन लोगों को रटने की बुरी आदत होती है, जिस कारण वह पहले से तैयार की गई सामग्री को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देते हैं। यह उनकी मौलिकता को बाधित करता है, वह लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता को विकसित नहीं होने देता। तो ये जो पहले से लिखी गई सामग्री को जब पढ़ने की हमारे अंदर जो आदत पड़ जाती है, इसके कारण जो है नए विषयों पर लिखने की जो क्षमता होती है वो हमारे अंदर डेवलप नहीं हो पाती। तो ये था हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम का क्लास 12th कोर का अंतिम अध्याय। वैसे तो अभी इसमें क्लास 12th के और भी अध्याय हैं जो इलेक्टिव से संबंधित हैं, तो उन्हें भी जब हम इलेक्टिव सिलेबस कराएंगे तो उसे भी कंप्लीट कराएंगे। लेकिन तब तक आप लोग जितना भी हमने कोर का सिलेबस आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर दिया है, इसे अच्छे से पढ़िए। और हाँ, चैनल में अगर आपको जो भी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं उनमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम ओरिएंटेड सभी प्रैक्टिस सेशन आपको इन नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाएंगे अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलेंगे अपने प्रैक्टिस सेशंस के साथ में, जहां पर अब हम एग्जाम्स की तैयारियों को शुरू करें। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं दोबारा आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।